इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाइथन के नमपाई एरेज़ के बारे में, ठीक है? अब नमपाई जो है वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी होता है पाइथन के अंदर और कोडर्स हमेशा ये नमपाई यूज़ करते हैं कोई भी जब कंप्यूटेशंस की बात आती है तो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एडवांटेजेस आपको मिल जाते हैं जैसे कि आपको बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस मिल जाते हैं और ये जो है काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होता है कंपेयर टू हमारा जो ट्रेडिशनल डेटा टाइप्स होता है जैसे कि लिस्ट हो गया, ठीक है? तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नमपाई एरेज़ के डेफिनेशंस के बारे में, उसको कैसे कोड कर सकते हैं, क्या-क्या ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हो वहाँ पर और क्या-क्या इनबिल्ट फंक्शन हमको मिलता है, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ नमपाई एरे, ठीक है? ये एरे नमपाई जो होता है वो है क्या, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि नमपाई जो है वो एक ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी है, ठीक है? अब ओपन सोर्स का क्या मतलब हुआ? ओपन सोर्स का आपको मे बी पता होगा कि जिसका सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल है, जैसे कि गिटहब रिपोजिटरी में अवेलेबल है, तो उसको हम लोग कहते हैं ओपन सोर्स, ठीक है? और ये क्योंकि पाइथन में लिखी गई कोड है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि पाइथन की एक लाइब्रेरी है, ठीक है? और पाइथन की लाइब्रेरी के तौर पर ही आता है और अगर पाइथन की लाइब्रेरी के तौर पर आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हम जब भी पाइथन नमपाई के साथ डील करेंगे, तो हमें पहले से क्या करना पड़ेगा? उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारे लोकल फाइल में, ठीक है? तो पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी आप लोग क्या कर सकते हो? नमपाई एरेज़ का यूज़ कर सकते हो। 2 तरह के मेथड होते हैं, एक तो पोंडा से इंस्टॉल कर सकते हो और दूसरा पिप से भी इंस्टॉल कर सकते हो। वो मैं आपको इसी वीडियो में दिखा भी दूँगा कि कैसे इंस्टॉल भी करना है, ठीक है? और ये क्या है, ऐसा नहीं है कि बस बिगिनर ही यूज़ करते हैं या फिर रिसर्चर या फिर बहुत सारे इंजीनियर्स यूज़ करते हैं सिर्फ, ऐसा नहीं है। ये स्टार्टिंग से लेकर एडवांस तक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिगिनर हो तो भी आपको ये सीखना चाहिए। अगर आप एक एडवांस लेवल हो, अगर आप इंजीनियर्स हो या फिर रिसर्च कर रहे हो, तो भी कंप्यूटेशंस के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? तो कैसे एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी मैं एक बार आपको बता दूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि लिस्ट के तरह ही होता है ये। देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 5 एलिमेंट है यहाँ पर। लिस्ट के तरह यहाँ पर ये थर्ड ब्रैकेट में ये हम लोग रखते हैं यहाँ पर। बस डिफरेंस क्या होता है, हम लोग पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि हम लोग कोई कमा नहीं डालते, ठीक है? कोई कमा से एलिमेंट्स को सेपरेट नहीं करते, ठीक है? आप देख सकते हो यहाँ पर भी। और तीसरा चीज़ जो है कि कोई भी जो डेटा टाइप जो इसके अंदर होना चाहिए ना, वो हमेशा होमोजेनियस होना चाहिए, ठीक है? तो फिर ये तो ठीक है क्योंकि इसमें क्या है, सारा जो एलिमेंट है वो इंटीजर है। ये भी ठीक है क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब स्ट्रिंग टाइप है, लेकिन ये गलत है। ये नमपाई एरे नहीं हो सकता, ठीक है? ये तो लिस्ट भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कोई कॉमा भी नहीं है, तो फिर लिस्ट ऐसे ही गलत हो गया और ये नमपाई एरे भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 2 स्ट्रिंग है, लेकिन ये तो इंटीजर हो गया और नमपाई में क्या होता है, होमोजेनियस होता है जो भी एलिमेंट होता है। और क्योंकि होमोजेनियस होते हैं तो नमपाई जो है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है कंपेयर टू लिस्ट, ठीक है? आने वाले वीडियोस में भी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो है कि हम नमपाई को पढ़ेंगे क्यों, ठीक है? हमको यूज़ क्यों करना है? हम जैसे कि और भी लाइब्रेरीज हमारे पास अवेलेबल है या फिर लिस्ट है, टपल है, तो फिर हम नमपाई को क्यों पढ़ेंगे? या फिर एरेस के लिए भी एक सेपरेट सेपरेट हम लोग के पास लाइब्रेरी होता है पाइथन में, तो हम नमपाई के एरेस को क्यों प्रेफर करेंगे? आप उसके लिए मैं यहाँ पर इस स्लाइड में बात करूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि ये जो है वो दिस हैव lots of built-in functions which make it easier for programmers to write the codes, ठीक है? बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस आपको मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आपको सपोज कीजिए सारे एलिमेंट्स का समेशन निकालना हो या फिर उसको एडिशन करना हो, ठीक है? उसको उस कौन से यूनिक एलिमेंट्स है वो डिफाइन करना, वो सब चीज़ों के लिए जो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं ना, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है? तो काफ़ी ईजी हो जाता है आपको कोई भी कंप्यूटेशन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने में। दूसरी बात है कि इट इज़ फास्टर टू कंप्यूट देन ट्रेडिशनल लिस्ट, ठीक है? जो कि आपको ट्रेडिशनल लिस्ट में मिल रहा होता है ना, तो अगर आप कोई भी ऑपरेशन एक लिस्ट में परफॉर्म करोगे और एक नमपाई में परफॉर्म करोगे, तो आपको दिखने को मिल जाएगा कि आप अगर नमपाई को यूज़ कर रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है कंपेयर टू लिस्ट। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इंटरनली नमपाई क्या करता है, जो भी डेटा है उसको ऐसे डेटा स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो ऑपरेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट वे में कंप्यूट होके आता है, ठीक है? इसीलिए हम लोग को नमपाई का यूज़ करना चाहिए।
तीसरा चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि इट एड्स पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर्स टू पाइथन्स एंड गारंटी एफिशिएंट कैलकुलेशन, जो कि मैंने आपको पहले पॉइंट्स में भी बता दिया, ठीक है। इसके ये जो है वो बहुत ही एक पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर्स का इम्प्लीमेंट करता है, और क्योंकि ये सब डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही पावरफुल होते हैं, इसका कंप्यूटेशन बहुत ही फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट और डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि आपका सब कुछ चीज़ें फास्ट हो, ठीक है। और हाँ, एक रिस्ट्रिक्शन ऑब्वियसली है कि आपका जितने भी एलिमेंट्स है ना, वो सारा का सारा क्या होना चाहिए, एक ही डेटा टाइप में होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जिसके बारे में मैं बात करूँगा कि नमपाई का जो एपीआई होता है ना, वही एपीआई पांडास में यूज़ होता है, स्काईपाई में यूज़ होता है, मैटप्लॉटलिब में यूज़ होता है, स्काईकिट-लर्न में यूज़ होता है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे कि मशीन लर्निंग कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, स्काईकिट-लर्न का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। वो एक लाइब्रेरी होता है, उसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। अब उसमें जो भी आपको डेटा लेना है ना, वो सब आप क्या किसके फॉर्म में लेते हो, नमपाई अरेज़ के फॉर्म में लेते हो, ठीक है। और अगर आपको समझ रहे हो कि आप पांडास के साथ डील करना चाहते हो, जो कि डेटा एनालिसिस का एक लाइब्रेरी होता है, तो उसमें भी नमपाई एपीआई ही यूज़ होता है। क्यों? ताकि वो डेटा एनालिसिस हो सके। नॉर्मल लिस्ट या इसके यूज़ नहीं हो सकता होता है इंटरनली। और मैटप्लॉटलिब में भी आपको जैसे कि टेंसर जैसे डेटा टाइप मैटप्लॉटलिब में सपोर्ट नहीं करता, वो भी क्या करते हैं, नमपाई का एपीआई ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके लिए आपको नमपाई का यूज़ करना चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंस्टॉल कैसे करेंगे। आपको मैंने पहले भी बता दिया कि 2 तरह के मेथड होते हैं। एक तो होता है आप कॉन्डा का इंस्टॉल यूज़ कर लो, और दूसरा होता है आप पिप का यूज़ कर लो। मैं आपको दूसरा वाला दिखाता हूँ। आप अगर कॉन्डा से पाइथन को इंस्टॉल किया है, कॉन्डा एनवायरनमेंट है, तो आप कॉन्डा से यूज़ कर लेना। मेरे पास पिप का है, तो फिर मैं पिप से कर लूँगा। दोनों का जो सिंटैक्स है वो काफ़ी सिमिलर है, दोनों में ही पिप इंस्टॉल नमपाई या फिर कॉन्डा इंस्टॉल नमपाई है, दोनों काफ़ी सिमिलर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आपको मैं पहले दिखा देता हूँ। आप पहले कोई भी एक फ़ोल्डर में एक वीएस कोड खोल लेना, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें पता होगा। आप इसमें टर्मिनल खोल सकते हो या फिर कमांड लाइन खोल सकते हो, ठीक है। उसमें आप लिख देना पिप या फिर कॉन्डा जो भी है आपका, उसके बाद इंस्टॉल कर देना। उसके बाद क्या करना, आप नमपाई जो कि हम लोगों का लाइब्रेरी है, उसका नाम लिख दो, ठीक है। अब एंटर कर दो, तो इसमें क्या होगा, आपका जो पैकेज जो आप चाहते हैं, जैसे कि इस केस में मुझे नमपाई को इंस्टॉल करना है, तो फिर वो इंस्टॉल होके आगे आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे इसमें क्या दिखा रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी नमपाई जो है वो था। अगर आपके पास ऑलरेडी नमपाई तो था, तो फिर क्या होगा, तो इंस्टॉल करने की तो कोई ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं था, तो फिर आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो एक काम करते हैं, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि क्या हमारा जो इंस्टॉलेशन हुआ वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा एक दो लाइन का कोड लिख देते हैं, ठीक है। इम्पोर्ट numpy एज np। मैंने क्या किया, numpy को इंपोर्ट कर लिया हमारे फाइल में, ठीक है। और इसको मैंने क्या नाम दे दिया, np, ठीक है। अब मैं जब भी np बोलूँगा, तो उसका मतलब क्या होगा, मैं numpy को रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। और प्रिंट करूँगा np डॉट, ठीक है। कुछ इस तरह से मैं कुछ प्रिंट करने की कोशिश करूँगा, numpy का वर्जन। अगर मेरे सिस्टम में numpy सही से इंस्टॉल्ड है, तो फिर क्या होगा, मेरे को numpy का जो वर्जन है उसका प्रिंट करके देगा। लेकिन अगर मेरे सिस्टम में numpy एरे प्रेजेंट नहीं है, numpy का लाइब्रेरी प्रेजेंट नहीं है, तो फिर क्या होगा, मेरे को एरर थ्रो करेगा, ठीक है। मैं जैसे ही एंटर करूँगा, आप देख सकते हो पाइथन एनवायरनमेंट आ गया मेरे को। अच्छा, एक चीज़ और, आप ये क्या कर सकते हो, ये जो मैं रन कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जुपिटर नोटबुक को मैं VS कोड में चला रहा हूँ, ठीक है। आप कोई सा भी एडिटर यूज़ कर लो, आप नॉर्मल .py फाइल करके यूज़ कर लो, आप गूगल कोलैब में कर लो, उसमें सब कुछ सेम ही होता है, ठीक है। उसमें कोई इशू वाली बात नहीं होगा, आपका आउटपुट तो सेम ही आएगा उसमें, ठीक है। मैं फिलहाल के लिए क्या कर रहा हूँ, ये जुपिटर नोटबुक को VS कोड में खोल रहा हूँ एक्सटेंशन के थ्रू, ठीक है। आप कोई सा भी एडिटर यूज़ कर सकते हो, आप पाइथन का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर 1.23.5 लिख के आ गया। इसका मतलब क्या है, numpy मेरे सिस्टम में सही से इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो यहाँ तक था हम लोगों का numpy को कैसे इंस्टॉल करेंगे और numpy हमें क्यों यूज़ करना, ये सब, ठीक है। आने वाले वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और कैसे स्टार्ट करना है, वो सब हम लोग देखने जा रहे हैं।
इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हो numpy के अंदर। आप लोग कैसे लिस्ट से एक numpy एरे में एलिमेंट्स को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। और हम लोग लाइन स्पेस, ए रेंज, इस तरह के फंक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे और इस तरह के फंक्शंस के थ्रू हम लोग एलिमेंट्स बनाना भी सीखेंगे, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी देख लेंगे। तो ये वीडियो बेसिक और फंडामेंटल चीज़ें कवर करेगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप numpy एरे को सीखना चाहते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मैं क्या करूँगा, आपको बताऊँगा कि आप लिस्ट से कैसे numpy में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, एक कोई भी वेरिएबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसमें जो भी एलिमेंट्स है उसके बारे में उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ 12, 23, 67, 45। मैं ऐसे रैंडमली से कर रहा हूँ, ठीक है। और ये क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका जो टाइप है वो हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। इसका टाइप प्रिंट कर लेते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पर रन किया इसको, आप देख सकते हो क्लास लिस्ट आ गया मेरे पास, ठीक है, बहुत ही अच्छा। अब क्वेश्चन आता है कि मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, numpy एरेस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, num2 एरे, ठीक है। मैं इस वेरिएबल का नाम क्या दूंगा, num2 एरे, ठीक है। और मेरे को कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है, np.array वाला जो फंक्शन होता है वो यूज करना पड़ेगा। np.array फंक्शन आप लिख दो। उसके बाद आप क्या करो, वो जो नाम है ना, मतलब जो वेरिएबल है, जो भी लिस्ट का नाम है, ठीक है, उसको आप यहाँ पर पास कर दो। बहुत ही सिंपल सा चीज है, ठीक है। और अब अगर मैं इसका डेटा टाइप जो है वो प्रिंट करना चाहता हूँ, तो फिर आप देखोगे यहाँ पर जब आया तो क्लास क्या हो गया, मेरा numpy का एरे हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्रिंट भी करूंगा ना, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आ गया। पहले मेरा कैसा दिखता था वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले मेरा जो वेरिएबल था वो कुछ इस तरह से दिखता था। अब दोनों ही जो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट से इनक्लोज्ड है, ठीक है, बहुत सही है, दोनों के एलिमेंट भी सही है, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हर एक एलिमेंट क्या है, एक कमा से सेपरेटेड है ना। लेकिन यहाँ पर बीच में कोई कमा नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है बेसिकली। तो इस तरह से हम लोग लिस्ट और numpy की जो एरे है उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात। अगर नेक्स्ट पॉइंट में के बारे में मैं बताना चाहूँगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या कहा था कि numpy का जो एरे होता है ना, उसमें बस होमोजेनियस एलिमेंट ही रह सकता है, ठीक है। तो एक बार जस्टिफाई करके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर हेलो लिख देता, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है और ये सब क्या है, नंबर्स है, नंबर यानी या फिर ये इंटीजर है, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है, देख लेते हैं। रन करूंगा मैं, मेरे को तो कोई एरर नहीं आया, लेकिन मैं तो पिछले वीडियो में आपको बताया था कि numpy में क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट जो है वो एक ही डेटा टाइप का होना चाहिए। तो फिर मैं क्या गलत था? तो एक्चुअली आप अगर थोड़ा सा गौर से यहाँ पे देखोगे, ये सारा ही जो जो एलिमेंट है ना, वो सब कुछ क्या होगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पर 12 कैसे पास किया था, 12 को एज ए नंबर पास किया था, है ना, लिस्ट में। लेकिन यहाँ पर आते आते क्या हुआ, सब कुछ क्या होगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कोई और भी कर देता ना, अगर मैं 6.7 जो कि एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ठीक है, या फिर 6 + 7j जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, अगर मैं इसको भी डाल दिया होता तो भी मेरा सब कुछ क्या होता, स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके आ जाता। और ऑब्वियसली ये चीज़ आपको पता होगा, अगर सारा ही एलिमेंट यहाँ पे स्ट्रिंग है तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये एक होमोजेनियस एलिमेंट का ही एक सेट है, ठीक है, एरे है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी एलिमेंट्स होना चाहिए ना, वो सब कुछ एक ही डेटा टाइप का होगा, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और मान लीजिए ये जो है, मान लीजिए ये मेरा स्ट्रिंग नहीं होता, ठीक है, तो numpy क्या करता, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर सब कुछ मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया। तो numpy बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है इस मामले में। आपको क्या करेगा, आप कोई सा भी एक लिस्ट आप उठा के दे दो, ठीक है, अगर जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो उससे सिलेक्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर से भी हो जाता है, अगर मैं ये अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देता तब भी हो जाता, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर इसने कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में क्यों दिया, ताकि क्योंकि हम इसको पता है कि हम लोग मैथमेटिक्स के साथ डील करेंगे, क्योंकि हमने सब कुछ नंबर डाला। तो बेस्ट तरीका क्या रहेगा कि क्यों ना हम सब कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर में ही डाल दें, ताकि मैथमेटिक्स का भी थोड़ा सा पार्ट हो सके। मैथमेटिक्स का आने वाले टाइम में अगर मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करूंगा तो वो मैं परफॉर्म कर सकूँ। ठीक है, तो इस मामले में numpy काफ़ी अच्छा मतलब रिजल्ट देता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब मैं बात करूंगा कि आप लोग कैसे एक सीक्वेंस बना सकते हो। तो दो मेथड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। एक होता है ए रेंज, ठीक है, इसको अरेंज मत बोल देना, ठीक है, ए रेंज होता है ये, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। और एक होता है लाइन स्पेस, ठीक है। ये दो फंक्शन के बारे में मैं बात करूंगा। जैसे कि सपोज कीजिए एरे 1 मैं लिखूंगा, ठीक है, और उसमें क्या करूंगा मैं, ए रेंज। पहले मैं आपको सिंटैक्स बता देता हूँ, ठीक है। ए रेंज का जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, ए रेंज बता दो, उसके अंदर आप स्टार्ट डिफाइन करो, ठीक है, स्टॉप डिफाइन करो, और इसके बाद क्या करो, आप स्टेप डिफाइन करो, ठीक है। और क्या होता है, लाइन स्पेस में क्या करो, स्टार्ट डिफाइन करो, स्टॉप डिफाइन करो, और इसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफाइन करो, ठीक है। अच्छा, बेसिकली करता क्या है, जैसे कि सपोज कीजिए आपको 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स को क्रिएट करना, ठीक है। तो अब इस तरह से आप बोल भी तो सकते हो कि 1 2 3 4 करके आप ऐसे लिख भी सकते हो, लेकिन यहाँ पर 1 से 10 लिखना था तो काफ़ी इजी था। लेकिन क्या पता अगर मेरे को 1 से 1000 तक का एलिमेंट चाहिए होता, 1000 एलिमेंट, क्या मैं ऐसे टाइप करता? ऑब्वियसली बात तो नहीं करता। तो उसमें क्या होता है, आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो, ए रेंज या फिर लाइन स्पेस का। ए रेंज क्या करता है, आपका 3 पैरामीटर बेसिकली लेता है। एक होता है स्टार्ट, मतलब किस एलिमेंट से आप स्टार्ट करना चाहते हो। एक होता है स्टॉप, जिस एलिमेंट से जस्ट पहले आप स्टॉप करोगे। और एक होता है स्टेप, मतलब कितने स्टेप का होगा, 2 स्टेप का होगा, 3 स्टेप का होगा, 4 स्टेप का होगा, ऐसा, ठीक है। मतलब अगर सपोज करो आपने ऐसा बोल दिया कि स्टार्ट करो 2 से, ठीक है, स्टार्ट करो 2 से, ठीक है, एंड करो लेट्स से 9 से, और स्टेप जो है वो 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या क्या लेगा, 2 लेगा, 3 4 5 6 7 8 तक लेगा। ये जो लास्ट वाला होता है ना, जो स्टेप होता है, ये एक्सक्लूडेड रहता है, ठीक है। और स्टेप का मतलब क्या है कि एक कितना स्टेप करके मेरे को लेना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख देता तो क्या क्या रिजल्ट आता, पहले 2 तो आ जाता, उसके बाद 2 स्टेप के बाद कौन सा आता, 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, ठीक है। और 8 के बाद अगर 10 होगा तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये स्टॉप से ज़्यादा हो गया, तो 8 तक रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है हम लोग का ए रेंज। और लाइन स्पेस क्या होता है, लाइन स्पेस बेसिकली ये दोनों तो सेम रहता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये जो है ये थर्ड पैरामीटर में आता है। इसका मतलब क्या है, सपोज कीजिए मैंने बोल दिया कि 2 10 और 3, इसका मतलब क्या है, मेरे को 3 एलिमेंट दे दो, 3 एलिमेंट दे दो, और ऐसे सीक्वेंस में मेरे को डाल दो कि 2 जो है वो पहला एलिमेंट होगा, ठीक है, और 10 से जस्ट पहले लास्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, और टोटल 3 एलिमेंट होगा, जो कि एक क्या बोलते हैं उसको, एक यूनिफॉर्मली क्या होगा, उनके अंदर एक लाइन स्पेस होगा, ठीक है। इसका हम लोग एग्जांपल इसके थ्रू देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल दिया, चलिए 0 to 10, और यहाँ पर 1 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर, इंट एरे 1, ठीक है। आप देख सकते हो 0 2 4 6 8 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने 0 से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया, 10 तक जाना है, ठीक है, 10 तक जाना है, और 2 हम लोग का क्या है, स्टेप है, 0 2 4 8 6 8, और 10 चला जाता। लेकिन 10, ये मैंने क्या बोला, स्टार्ट तो इंक्लूडेड रहता है, लेकिन 10 क्या होता है, मतलब जो स्टेप होता है, स्टॉप होता है, वो एक्सक्लूडेड रहता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे, और 2 होता है हम लोग का स्टेप, ठीक है। और एरे 2 की अगर हम बात करें तो np डॉट लाइन स्पेस का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट, चलिए स्टार्ट 0, ठीक है, और 10 तक हमें लेना है। और कितना लेना है हमको, सपोज कीजिए मेरे को 5 एलिमेंट लेना है, ठीक है, 5 एलिमेंट मेरे को लेना है, ठीक है। तो ये मेरे को 5 ही एलिमेंट देगा, और क्या करेगा, हर एलिमेंट के बीच में एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म लाइन स्पेस होगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मेरा पास कितने एलिमेंट्स हैं, 0 2.5 5 7.5 10, कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट है, और हर एक
के अंदर अगर डिस्टेंस आप नापोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2.5, यहाँ पर 2.5, यहाँ पर 2.5, यहाँ पर 2.5। तो ये चीज़ जो है ये फंक्शन इंटरनली कैलकुलेट कर लेता है, उसके बाद आपको रिजल्ट दे देता है। ठीक है, और सब कुछ और भी ट्राई कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं 3 लिख दूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो 0, 3, 6 और 9 तक गया। ठीक है, 3 स्टेप और 0 से स्टार्ट और 10 तक खत्म। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो सपोज करो कि मेरे को 0 से 100 तक कितने एलिमेंट्स लेना है। सपोज करो मेरे को 8 एलिमेंट लेना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 0 ऐसे करके कुछ आ गया, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट मेरे पास आ गया, आप देख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और भी मैं यहाँ पर बताऊंगा कि यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर जो होता है 8 एलिमेंट क्योंकि होना है मेरे पास, यहाँ पर जो है इसमें स्टॉप जो है वो इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, यहाँ पर ए रेंज में क्या होता था, ए रेंज में मेरा ये वाला जो है इंक्लूडेड नहीं रहता था, यहाँ पर ये इंक्लूडेड होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 100 हमारे पास इंक्लूडेड है। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, उसके बाद ये तो हम लोगों का डिटर्मिनिस्टिक था कि हम लोगों ने जो बोला है वही आया। ठीक है, और मतलब हमको पहले से पता था कि अगर मैं ये वाला फंक्शन डालूंगा ना तो मेरे पास यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, अगर मैं 10 बार भी यही प्रिंट करूंगा ना तो आप देख सकते हो यही आएगा। ठीक है, जो मेरा पहले आ रहा था रिजल्ट वही आएगा, है ना, क्योंकि ये जो है डिटर्मिनिस्टिक है, मेरे को पता है कि मैंने क्या लॉजिक डाला। ठीक है, दूसरी चीज मेरे को क्या करना है, सपोज कीजिए कि मेरे को रैंडम सा नंबर चाहिए। ठीक है, रैंडम नंबर चाहिए, मेरे को नहीं पता होना चाहिए, मेरे को कुछ भी दे दो, बस उसका साइज और शेप वो सब मैं डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, रैंडम एरे का यूज कर सकते हो। मतलब रैंडम एरे क्या है, मेरा वेरिएबल का नेम है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, np डॉट रैंडम एक फंक्शन होता है, रैंड आप लिख दो यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या करो, आप इसका शेप लिख दो, जैसे कि 3,2, जैसे कि मेरा शेप हो गया। ठीक है, तो प्रिंट करो यहाँ पर इसको, रैंडम एरे में प्रिंट करूंगा तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आ गया। तो 0.616 ये सब क्या है, मतलब मैंने क्या कुछ डाला है यहाँ पर, मैं कुछ लॉजिक डाला है, मैंने कुछ लॉजिक नहीं डाला। यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक रैंडमली एक एरे आ गया। ठीक है, इसका क्या है, इसमें क्या है 3,2 का क्या मतलब होता है, 3 मतलब होता है रोज और 2 मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 3 रोज है, 1, 2, 3, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 2 है। ठीक है, अगर मेरे को सपोज करो कि एक ही रो चाहिए होता, ठीक है, सपोज करो एक ही रो चाहिए होता, अब वो भी कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर आप एक ही रो चाहिए होता तो आप वो कर सकते थे, या फिर आप कुछ इस तरह से भी कर सकते थे। मतलब आपको जो भी चाहिए, आपको शेप जो भी चाहिए उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं होगा। ठीक है, और अगर सपोज कीजिए आप यहाँ पर ऐसा कुछ पास कर देते हो तो क्या होगा, आपका एक सिंगल 1 डायमेंशनल का एक लिस्ट आ जाए, लिस्ट के तरह एक एरे आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई मैट्रिक्स या फिर इस तरह से नहीं, ऐसे आ जाएगा। जैसे कि अगर 10 मैंने यहाँ पर डाल दिया तो यहाँ पर रैंडम सा कोई नंबर जनरेट होके आएगा, सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट होके आएगा। इसमें 10 एलिमेंट्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, मेरे को अब क्या चाहिए, यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, यहाँ पर जो भी एलिमेंट होगा ना वो 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, लेकिन मेरे को सपोज कीजिए मेरे को रैंडम नंबर तो चाहिए, लेकिन वो मेरे को इंटीजर के फॉर्म में चाहिए, तो इससे तो होगा नहीं, है ना। तो उसके लिए भी फंक्शंस होते हैं, रैंडम इंट एरे नाम करके मैं एक वेरिएबल बना लूंगा, np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट करके एक फंक्शन होता है। इसमें आप क्या डालोगे, पहला है मतलब जिससे स्टार्ट करेंगे, जिस रेंज में आप इंटीजर चाहते हो उस रेंज को आप डाल दो। ठीक है, मैं आपको सिखाने के लिए 23 और 33 सिखा रहा हूँ। ठीक है, मतलब 23 और 33 के अंदर ही मेरे को इंटीजर चाहिए। ठीक है, और जो साइज है मैं उसको 1 डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो साइज 1 मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर लिस्ट के जैसे दिखने वाले एक ही डायमेंशन का दे दो मेरे को। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरे पास कितने एलिमेंट्स है, यहाँ पर मेरे पास कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है,
जो कि एक लिस्ट के फॉर्म में है और 29 के और इसका जो वैल्यू है वो 29 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कितने भी बार प्रिंट करूँगा, आप देख सकते हो इसका जो वैल्यू है ना वो 23 और 33 से बाहर नहीं जा रहा है ना, 23 और 33 से बाहर जा ही नहीं रहा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीजर नंबर को भी हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और सपोज कीजिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख दूंगा 3,3, अच्छा सॉरी 3,3 नहीं, हाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, साइज लिखना पड़ेगा ना, साइज 3,3, अब कुछ देख सकते हो यहाँ पर साइज अगर मैं लिख दूंगा तो मैं इस यहाँ पर साइज भी डिफाइन कर सकता हूँ कि कितना रोज होगा कितना कलम होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सपोज कीजिए मैं एक साइज एक बता दिया, ठीक है। तो साइज एक का मतलब होता है क्या होता है कि एक ही रो होगा, ठीक है, एक ही रो होगा। इसमें कुछ इस तरह से मैं डिफाइन कर दूंगा तो इसका क्या मतलब होगा कि एक रो होगा और उसमें 23 कॉलम्स होंगे, ठीक है। और आप देख सकते हो कि जितने एलिमेंट्स हैं ना मेरे पास, जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स हैं वो सब 23 और 33 के बीच में ही लाया करते हैं। तो ये ऐसे हम लोग कुछ इंटीजर का भी इंटीजर को भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बोलूंगा कि नहीं यार मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, मेरे पास कुछ लिस्ट होंगे जैसे कि 1 2 3 ऐसे करके लिस्ट होंगे और मैं क्या चाहता हूँ कि उसी में से मैं वैल्यू चाहता हूँ, ठीक है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, जैसे कि रैंडम चॉइस करूंगा मैं और np डॉट इसका क्या होता है, हाँ रैंडम डॉट चॉइस, ये वाला फंक्शन यूज करना है हमें। यहाँ पर पहला पैरामीटर क्या होगा कि कौन कौन से एलिमेंट आप चाहते हो, जैसे कि मैं 45 78 89 ये 3 एलिमेंट मैं यूज करना चाहता हूँ और मेरे को क्या चाहिए कि इन्हीं तीन जो एलिमेंट हैं इसमें से ही मेरे को रैंडम नंबर एक जनरेट करके दे दो, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, जो साइज है ना वो साइज में क्या बता दूंगा कि मुझे 2x2, ठीक है, मतलब एक मैट्रिक्स जो जिसमें 2 कॉलम और 2 रो है वो उस फॉर्मेट मेरे को चाहिए और मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आप देख सकते हो कि जितने भी एलिमेंट है ना वो आइदर 45 है या फिर 78 है या फिर 89 है, ठीक है। या फिर अगर मैं 101 भी कर दूंगा ना तो आप देख सकते हो जितने भी बार मैं इसको रन करूंगा ना तो आप देख सकते हो जितने भी नंबर है वो या इस चार नंबर में से ही आएगा, ठीक है। रिपीट भी हो सकता है लेकिन इस 4 में से ही आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग रैंडम डॉट चॉइस का यूज कर सकते हैं रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हमारे चॉइस के बकेट से, ठीक है। तो यह तक था हम लोगों का कि कैसे हम लोग जनरेट कर सकते हैं और कुछ और फंक्शंस भी देख लेते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए मेरे को क्या करना है, जीरोस, जितने भी एलिमेंट है ना जो मैं क्रिएट करना चाहता हूँ उस सब में मेरे को बस जीरोस चाहिए और मेरे को 10 जीरोस चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एंटर किया, आप देख सकते हो सारा जितने भी एलिमेंट है वो सब मेरा जीरो आ गया, ठीक है। तो आप कौन से फंक्शन का यूज करोगे उस केस में, np.0। नेक्स्ट है मैं क्या चाहता हूँ, सबको 1 चाहता हूँ, ठीक है। मैं 15 1 चाहता हूँ कि मतलब जितने भी एलिमेंट्स मेरे जो एरे है उसके अंदर होंगे वो सब मेरे को 1 दे दो, ठीक है। वो एलिमेंट क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। तो आप कौन से फंक्शन का यूज करोगे, np.1 और कितने एलिमेंट मेरे को चाहिए 15। तो आप देख सकते हो 15 1 मेरे पास आ गया, ठीक है। और सपोज करो कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एक एम्प्टी चाहिए, ठीक है। एम्प्टी का क्या मतलब होता है कि कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है। np डॉट, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ उसके बाद मैं बताता हूँ। इसके 5 लिख दिया, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, इसमें होता है कि मेरे को 5 एलिमेंट दे दो, मेरे को 5 एलिमेंट दे दो एरे के फॉर्म में, लेकिन एक रैंडमली आप नंबर जनरेट करके दे दो, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट है, आप रैंडमली आपने क्या किया, इसको असाइन कर दिया, ठीक है, एम्प्टी करके दे दिया आपने। तो
कुछ इस तरह से होता है। और अच्छा, एक चीज़, एम्प्टी का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पर कुछ ना हो, ठीक है? मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कि क्या कर सकते हो आप, कोई भी एरे है ना, उसमें आप नैन नंबर भी डाल सकते हैं। नैन नंबर मतलब क्या होता है कि हमें पता नहीं है कि उसमें क्या है, जैसे कि np.nan यहाँ पर डाल सकते हो। np.nan का मतलब क्या होता है कि हमें भाई पता ही नहीं है कि ये वाला जो एलिमेंट है ये है क्या, ठीक है? मैं इस लिस्ट को पहले तो एरे में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है? उसके बाद ही आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रीन आया, इसका मतलब है रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है? तो ये भी आप कर सकते हो। मतलब क्या है, यहाँ पर जो एलिमेंट था ना, उस मुझे पता नहीं है वो एलिमेंट का वैल्यू क्या है, लेकिन ये जीरो नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर ये भी होता है, ठीक है? तो आप लोगों को अगर पहले से नैन के बारे में पता होगा तो आप ये मत समझ लेना कि एम्प्टी का मतलब क्या होता है कि सब कुछ नैन कर देगा, मेरा जितने भी एलिमेंट है वो नहीं होता। हमें एक वैल्यू देगा जिसके बारे में हम शायद डिटर्मिनिस्टिक ना हो, ठीक है? बस इसका यूज़ क्यों होता है कि जब भी सपोज करो मेरे को कुछ ऐसा लिस्ट है जिसके बारे में हमें पता ना हो, मतलब उसको हम बाद में ट्रेन करेंगे, उसके बाद उसके साथ कुछ करेंगे या फिर टेस्टिंग के लिए, इसीलिए ये सब चीज़ें यूज़ होता है बेसिकली, ठीक है? और सपोज करो कि मेरे को कॉपी करना है, ठीक है? सपोज करो एक्स है, एक्स मैंने कोई रैंडम सा वेरिएबल ले लिया और मेरे को क्या करना है, मेरे को सपोज करो ये वाला जो है ना, ये वाला जो मेरा एरे था उसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, डॉट कॉपी फंक्शन का यूज़ करूँगा, ठीक है? और अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँगा एक्स को, तो आप देख सकते हो एक्स का वैल्यू वही है जो यहाँ पर था, जो कौन सा लिया मैंने, जो कि यहाँ पर था, ठीक है? रैंडम चॉइस। तो डॉट कॉपी फंक्शन के जरिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक और जो एरे है उसको क्या कर सकते हो, आप कॉपी कर सकते हो। याद रखना, अब लिस्ट में ये डॉट कॉपी फंक्शन मत यूज करना, शायद उसमें नहीं चलेगा, आई गेस नहीं चलेगा, लेकिन ये क्या होता है, नमपैक का फंक्शन होता है, ठीक है? और दूसरी चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि आपको क्या करना चाहिए, आप जब भी डिफाइन करते हो ना, तो आप उसका डेटा टाइप भी मतलब डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि सपोज कीजिए मैं क्या करूँगा, एक्स इक्वल्स टू एन पी डॉट वंस का यूज़ करूँगा, मतलब सारा जो एलिमेंट चाहिए वो मेरा सिर्फ वन होना चाहिए। मैं 14 एलिमेंट चाहिए मेरे को, मैंने यहाँ पर जैसे आपको बताया कि 14 एलिमेंट चाहिए, और मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, डी टाइप का यूज़ कर सकता हूँ। डी टाइप का मतलब होता है कि मैं कौन से डेटा टाइप यूज़ करना चाहता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट डी टाइप जो होता है नमपाई में, वो क्या होता है, इंटीजर 64 के फॉर्म में होता है। आप इंटीजर 64 ना यूज़ करके इंटीजर 6, 8, 32 भी यूज़ कर सकते हो। और मैं अगर यहाँ पर प्रिंट करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा कुछ रिजल्ट आ गया, लेकिन ऑब्वियस सी बात है आपको मे भी समझ में नहीं आया होगा कि इंटरनली काम कैसे कर रहा है ये, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंटीजर 16 के फॉर्म में है या फिर 13 के फॉर्म में है, ठीक है? तो बेसिकली जो चीज़ होता है कि आपको मतलब इंटरनली जो है वो हमारा जो एरे होता है, नमपाई का जो एरे है वो उसी के हिसाब से काम कर लेता है। तो आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर आपको बता देता है कि कौन सा फंक्शन बेसिकली है, ठीक है? तो अगर मैं इसको प्रिंट ना करूँगा ना, अगर मैं ऐसे करूँगा और इसको अगर मैं मतलब देखना चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है क्या, तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डी टाइप जो है वो मेरा int 32 आ गया, ठीक है? तो क्योंकि मैंने पिछले बार प्रिंट किया था तो सिर्फ मेरा ये आया था, ठीक है? अब अगर मैं आपको सिर्फ एक प्रिंट मतलब दिखाऊंगा तो आप देख सकते हो डेटा टाइप इसका क्या है, इंटीजर 32 के फॉर्म में है, ठीक है? तो कुछ इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो, इसके साथ छेड़खानी कर सकते हो, उसके बहुत सारे कुछ एलिमेंट इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है? पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम लोग numpy का जो एरे है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? और कैसे भी हम लोग लिस्ट से numpy का एरे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम लोग रैंडमली numpy का जो नंबर है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? इस वाले वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, numpy के डायमेंशन के बारे में सीखेंगे, साइज के बारे में सीखेंगे और शेप के बारे में भी सीखेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक और शॉर्ट रहने वाला है इस वाला वीडियो, ठीक है? सबसे पहले सपोज कीजिए मैं एक डेटा टाइप जो है वो डिक्लेयर किया, numpy के अंदर एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है? तो np डॉट एरे का मैं यूज़ किया
और यहाँ पर मैं कुछ भी पास कर दिया 45,67,45 और मैं यहाँ पर क्या करूँगा 2 डायमेंशनल का यूज़ करूँगा, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा 78,89,56 तो मैं यहाँ पे क्या किया कुछ टू डायमेंशनल जैसा टू डायमेंशनल ही है बेसिकली ये कुछ इस तरह से मैंने एक क्या किया नंपाई का एरे डिफाइन किया, ठीक है? तो आप ऐसे कोई भी n नंबर ऑफ डायमेंशंस आप रख सकते हो यहाँ पर। तो अब क्या करूँगा मैं इस जो नंपाई एरे जो मैंने क्रिएट किया ना उसका डायमेंशन साइज और शेप के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे प्रिंट इसका डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। डायमेंशन मतलब क्या होता है बेसिकली कितने एक्सिस हमें डिफाइन करना पड़ेगा सारे एलिमेंट्स को कोई भी एलिमेंट को ग्रैब करने के लिए कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। अच्छा मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा कि एग्जैक्टली डायमेंशन क्या होता है, आपको मे भी पता होगा एक्चुअली अगर ये मतलब 7-8 में भी हम लोग पढ़ चुके हैं आई गेस मैट्रिक्स में। आप लोग ये काम कीजिएगा जितने ओपनिंग ब्रैकेट्स या फिर जितने क्लोजिंग ब्रैकेट है ना तो उतना ही होता है हम लोगों का डायमेंशन, ठीक है? तो आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोगों का एक जो है पेरेंट ओपनिंग क्लोजिंग क्लोजिंग ब्रैकेट हो गया, ठीक है? और ये क्या हुआ दूसरा ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट हो गया, ठीक है? तो इस तरह से मतलब कॉन्जिक्यूटिव जितने भी ब्रैकेट्स होंगे ना ओपनिंग या फिर क्लोजिंग तो उतना हम लोग का डायमेंशन हो गया। यहाँ पर कितना कॉन्जिक्यूटिव हो गया 2 हो गया, यहाँ पर हो गया हम लोग का 2 तो फिर कितना हो गया 2, ठीक है? आइदर या फिर कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग वाला ले लो या फिर कॉन्जिक्यूटिव ओपनिंग वाला ले लो, ठीक है? तो डेटा डॉट इन डायमेंशन ये कुछ इस तरह से इसका सिंटैक्स होता है, ठीक है? एन डाइम अगर कर लोगे आप तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 मेरा रिजल्ट में आ गया तो इसका मतलब है कौन से कि 2 यहाँ पर हम लोग का डायमेंशन आ गया, ठीक है? अब मैंने क्या बताया आपको डायमेंशन का बेसिकली मीनिंग होता है कि कितना मिनिमम आप लोग को एक्सेस चाहिए हम लोग का कोई भी एलिमेंट एक्सेस करने के लिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, जैसे कि मेरे को 78 वाला जो है ये एलिमेंट चाहिए मैं इंडेक्सिंग के थ्रू चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं क्या ऐसे कुछ कर सकता हूँ मैं अच्छा एरे जो है ना नंपाई का जो एरे है वो लिस्ट के तरह ही इंडेक्सिंग का और स्लाइसिंग का भी काम करता है, ठीक है? आप लोगों को लिस्ट का इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के बारे में पता होगा तो मैं उसके डिटेल्स पे नहीं जाऊंगा। डेटा तो क्या मैं कुछ एक ही बार में कोई भी चीज़ यहाँ पर डाल के कोई भी एक नंबर यहाँ पर डाल के ये ग्रैब कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता क्योंकि ये जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे है ना? तो फिर यहाँ पर मैं अगर 0 करूँगा ना तो मेरा फर्स्ट ये जो लिस्ट है ये तो मेरे को मिल जाएगा लेकिन इसके अंदर भी मेरे को 78 में जाना है ना, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? वो ऐसे तो नहीं होगा ये, ठीक है? एक ही नंबर के थ्रू तो सॉल्व नहीं होगा, तो उसके लिए मेरे को दूसरा एक और भी ग्रैब करने के लिए नंबर चाहिए और वो कौन सा इंडेक्स है 0,1 फर्स्ट इंडेक्स पे है ये मतलब इस लिस्ट के अंदर भी एक फर्स्ट जो पोजीशन में है 0 और 1 मतलब फर्स्ट इंडेक्सिंग पे है, ठीक है? अब आके 78 आया तो यहाँ पर मेरे को कितने नंबर चाहिए 0 और 1 मतलब 2 नंबर चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए इसका डायमेंशन जो है वो 1 हो गया, ठीक है? तो आपको कुछ कुछ अब आइडिया और इंट्यूशन लगा होगा, ठीक है? मैं यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। दूसरा चीज़ जो है हम इसको साइज ढूंढने की कोशिश करेंगे। साइज का मतलब होता है कि कितने भी एलिमेंट है ना डजेंट मैटर कि कोई रो में है कलम में है किस में है वो डजेंट मैटर कितने सिंगल एलिमेंट्स है उसी को हम लोग मतलब बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है उसको हम बोलते हैं साइज, ठीक है? पहले मैं क्या करूँगा आपको डेटा जो है वो प्रिंट करके दिखाऊंगा। ये है, ठीक है? ये हम लोग का डेटा है कितने एलिमेंट्स है यहाँ पर 45 78 45 70 78 89 56 मतलब कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास 6 एलिमेंट है। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा ना हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी 6 आना ही चाहिए, ठीक है? अब साइज देख सकते हो 6 मेरा रिजल्ट आ गया, ठीक है? तो इसका मतलब है क्या है कि कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वही उसका साइज हो गया। तीसरा चीज है शेप। शेप मतलब क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ रोज है कितने नंबर ऑफ कलम्स है उसको हम लोग एक टपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा होगा, एक 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है अच्छा मैं आपको पहले कोड करके दिखाता हूँ। डेटा डॉट क्या होता है शेप, बहुत ही सिंपल है। इसमें इसका मीनिंग क्या होता है इसमें 2 रो है 3 कॉलम है। मैं अगर इसको प्रिंट करने की कोशिश करूंगा डेटा को प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 रो है, ये एक रो हो गया ये एक रो हो गया, ठीक है? और 3 कॉलम्स है, एक 45 और 78 एक कॉलम
78 और 89 एक कलम, 45 और 56 एक कलम। तो 3 रो कॉलम्स हो गया और 2 यहाँ पर रो हो गया। ये एक रो, ये 45, 78 और 45 का एक रो, 78, 89 और 56 का एक रो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का होता है कि हम लोग शेप कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप मैनिपुलेशन करते रहोगे और पांडास के साथ या फिर मैटप्लॉटलिब में जैसे जैसे आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे टाइम में क्या होता है, एरर आता है। एरर क्यों आता है? या फिर साइज मिसमैच हो गया, या फिर शेप मिसमैच हो गया, डायमेंशन मिसमैच हो गया, तब एरर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमको ये डिबगिंग के थ्रू ये सब चीज़ें आना चाहिए कि कैसे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा कि क्या हम लोग रीशेप कर सकते हैं। रीशेप का मतलब हुआ, जैसे किसी किसी चीज कोई भी एक नंबर का एरे है, उसका जो शेप है वो एक ही है। ठीक है, सपोज करो एक सिंगल लिस्ट के तरह दिखता है। ठीक है, और मैं क्या हूँ, उसको 3x2 के फॉर्म शेप में लाना चाहता हूँ। तो क्या मैं वो कर सकता हूँ? हाँ जी, वो भी मैं कर सकता हूँ। कौन से फंक्शन के थ्रू? रीशेप के फॉर्म में मैं यूज़ कर सकता हूँ। np डॉट ए रेंज का अगर मैं यूज़ करूँगा, जैसे कि मेरे को 10 एलिमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले आपको प्रिंट करके देता हूँ। मैं यहाँ पर रखूँगा, इसी सेल में रखूँगा। अब देख सकते हो ये जो है मेरा एक नंबर का एरे है जिसमें 10 एलिमेंट्स है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ ना, इसमें क्या है, 10 एलिमेंट है। अब मैं क्या चाहता हूँ ना, अच्छा इसमें 12 एलिमेंट मैं कर देता हूँ। आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा कि मैंने 12 क्यों किया। तो इसमें क्या है ना कि मेरे पास 12 एलिमेंट है। तो मैं क्या चाहता हूँ, कुछ अब मैं इसका शेप चेंज करना चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है मेरा कुछ 3 रोज रहे और हर रोज में 4 कॉलम रहे, कुछ ऐसे चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ए डॉट रीशेप कर सकता हूँ। मैं मतलब मैं इसका शेप चेंज कर रहा हूँ, और कितने नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स आपको चाहिए वो आप लिख दो। जैसे मैंने किया, आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा रिजल्ट कुछ इस तरह से आ गया है, ये वाला आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास कितने रोज है, अभी 3 रोज है। ये 1 2 और यहाँ पे 3 रोज है। कितने कॉलम्स है? 0 4 8, एक यहाँ पे 2 3 4 यहाँ पर कॉलम्स है। तो फिर मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ, रीशेप कर सकता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या मैं 3 रोज और 5 कॉलम का भी यूज कर सकता हूँ? आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा एक एरर थ्रो किया। एरर क्यों थ्रो किया? क्योंकि मैं नहीं कर सकता। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आपको 3 रोज और 5 कॉलम चाहिए तो फिर कितने एलिमेंट्स होना चाहिए? 3 इंटू 5 15 एलिमेंट्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग के पास एलिमेंट्स कितने हैं? 12 है, तो फिर पॉसिबल नहीं है। तो ट्रिक क्या है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, जितना है वो इक्वल होना चाहिए 12 के साथ। ठीक है, और क्या ये अगर छोटा होता, 12 से छोटा होता, लाइक 3x3 का मैं करना चाहता था, तो क्या वो पॉसिबल होता? वो भी पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली आपको इस ए और बी, मतलब ये इन दोनों जो नंबर है ना, उसका मल्टीप्लाई करके जो आएगा रिजल्ट, वो इसके साथ मैच करना ही चाहिए। ठीक है, अगर मैं अभी 4 कर दूं ना यहाँ पर, तो भी यहाँ पर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 6,2 लिख दूं ना, 6,2 लिख दूं ना, तो भी मेरे पास यहाँ पर एक अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 2,6 लिख दूं ना, 2,6 लिख दूं ना, तो भी मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 6 12 होता है और 6 इंटू 2 भी 12 होता है। तो फिर आप दोनों ही यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से था हम लोगों के पास साइज, शेप और डायमेंशन के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एरे के जो ऑपरेशंस होते हैं ना, उनके बारे में। ठीक है, एरे में क्या होता है, काफ़ी सारे इनबिल्ट ऑपरेशंस भी आते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हो, स्केलर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब भी कर सकते हो। तो हम लोग इस वीडियो में वही सब देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं और आप कैसे उनको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। जैसे कि सपोज कीजिए मैं एक एरे यहाँ पर ले लिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या किया, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर ये 1 to 5 ये 5 एलिमेंट्स है। ठीक है, और बी मेरा एक दूसरा एरे होगा। ठीक है, और वहाँ पर भी मैंने 1 to 5 एलिमेंट ले लिया। ठीक है, अब पहला चीज जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो है कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, एक एरे में दूसरा एरे कॉन्कैटिनेट कर सकते हो। ठीक है, कॉन्कैटिनेट का मतलब ये होता है
कि एक एरे के मतलब पीछे दूसरा एरे लग जाएगा, दो क्या होता है कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। आपने शायद स्ट्रिंग में क्या होता है कॉन्कैटिनेशन पढ़ा होगा, बस उस वही सेम लॉजिक होता है, ठीक है। जैसे ही मैं आपको दिखाऊंगा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं क्या करूंगा, प्रिंट प्रिंट करना पड़ेगा, उसके बाद जो होता है वो है np डॉट कॉनकैटिनेट, ठीक है। और a कमा b, जो भी एरे आपको कॉनकैटिनेट करना है वो बस आप पास कर दीजिए। और आप ओनली इंटीजर स्केलर एरेज कैन बी कन्वर्टेड टू स्केलर इंडेक्स, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर मेरा एक छोटा सा एरर आ गया। अब मेरा यहाँ पर एरर क्यों आया वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बस आपको एक और चीज ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी आप ऐड कर रहे हो ना, जो जितने भी आप कॉन्कैटिनेट कर रहे हो वो आपको टपल के फॉर्म में पास करना होता है। तो आप देख सकते हो अब मेरा जो आया रिजल्ट वो सही आ गया। 1 to 4 यहाँ पर ये जो था वो फर्स्ट एलिमेंट के लिए था, ये फर्स्ट एरे के लिए था। और यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से 1 to 5 एलिमेंट मेरा आ गया, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्कैटिनेशन हो गया और ये जो है मेरा टपल के फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट चीज जो अब मैं आपको बताऊंगा वो है जनरल जितने भी आप लोग फंक्शंस कर सकते हो, जो भी आप लोग ऑपरेशन कर सकते हो एरे के थ्रू। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, स्केलर एडिशन कर सकते हो, ये सब। अब एरे में क्या होता है कि सपोज करो आप एक एरे है, ठीक है, और सपोज करो ये एक एरे है, ठीक है। मैं इसी को कॉपी करके फिर से इसी में लिख देता हूँ, ठीक है। ये एक एरे है, अगर सपोज करो a+2 लिखते हो ना तो क्या हो जाता है, वो जो +2 या फिर कोई भी अगर ऑपरेशन आप करते हो ना तो वो ऑपरेशन हर एक एलिमेंट में परफॉर्म हो जाता है। तो फिर सपोज करो a×2 मैंने किया तो फिर क्या होगा, हर एक एलिमेंट जो भी a में प्रेजेंट है उसमें ×2 हो जाएगा, ठीक है। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे अगर मैं ऐसे कुछ करूँ, द रिजल्ट ऑफ a प्लस 3 करता हूँ, ठीक है, a+3 करता हूँ। तो फिर इसका रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, इसका रिजल्ट मेरे पास कुछ अच्छा, मैं यहाँ पर फॉर्मेटिंग नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा आसानी हो, ठीक है। क्या पता आप लोग को फॉर्मेटिंग के बारे में नहीं पता हो, ठीक है। तो फिर a+2 अगर मैं कुछ इस तरह से करूँगा तो देखते क्या आउटपुट आता है। तो आप देख सकते हो द रिजल्ट ऑफ a+3 इज, देखिए 4, 5, 6, 7 और 8 मेरे पास आ गया। अब ये रिजल्ट कैसे आया आप देख सकते हो कि हर एक एलिमेंट जो यहाँ पर प्रेजेंट है ना, हर एक एलिमेंट में क्या हुआ, +3 ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो 1 से 4, 2 से 5 इस तरह से हो गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर कोई मल्टीप्लिकेशन करता हूँ a लेट्स से 5, ठीक है, और तो फिर ये क्या होगा a×5। आप देख सकते हो हर एक जो एलिमेंट है वो 5 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। 5×5 25, 4×5 20, 3×5 15, ठीक है। इसी तरह से आप कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ a डिवाइडेड बाय लेट्स से 2, a डिवाइडेड बाय 2, ये भी हो सकता है, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं कुछ इस तरह से कोई सब्ट्रैक्शन करूंगा, a और माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है, a-3, तो फिर आप देख सकते हो वो भी पॉसिबल है। यहाँ पर हर एक एलिमेंट में -3 आ गया, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि बस ये प्लस माइनस नेगेटिव प्लस माइनस इंटू और डिवीजन ही होगा। आप कोई भी ऑपरेशन ले सकते हो यहाँ पर जो कि वैलिड है एक इंटीजर के साथ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर फ्लोर करता हूँ ना, फ्लोर 3, अगर मैं कुछ इस तरह से करूँगा तो उसका भी आप देख सकते हो मेरा रिजल्ट आ गया जो कि सही है। अगर 1 फ्लोर 3 करोगे तो फिर 0 आता है, 2 फ्लोर 3 करते हो तो फिर वो भी 0 आता है, 3 फ्लोर 3 करते हो तो 1 आता है, 4 और 5 भी 1 ही आता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ था। अच्छा, यहाँ पर जो था हमने सीखा वो था कि कोई भी अगर एरे है उसके साथ अगर आपको कोई स्केलर है, इन दोनों में अगर कोई ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो तो क्या होता है, हर एक एलिमेंट में ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर सपोज कीजिए, मैं यहाँ पर a×5 जो है, यहाँ पर a क्या है, ये एक एरे है, नंपाई का एरे है, और 5 एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं
ए इंटू ए करता या फिर ए इंटू बी करता, जहाँ पर बी भी मेरा एक नंबर एरे ही होता, तो क्या होता? तो वो भी एक बार देख लेते हैं। मैं इसी को कॉपी करूंगा और बी इक्वल्स टू एन पी डॉट एरे कुछ इस तरह से करूंगा, और यहाँ पर एक काम करते हैं, एलिमेंट्स थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 नहीं, पहले 5 से दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर a प्लस बी करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा क्या रिजल्ट आता है। हर एक एलिमेंट, हर एक इंडेक्स का जो भी एलिमेंट दूसरे एक दो साइड पे है, वो उस हिसाब से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप जो बोलते हो वो हो जाता है। जैसे कि इस वाले इंडेक्स पे देखो, फर्स्ट इंडेक्स नंबर 1 पे देखो 2 है और 7 है, तो उसमें एडिशन होगा, 2 प्लस 7 क्या होता है? 9 होता है, और वो उसी वाले इंडेक्स में आ जाएगा, है ना। जैसे कि ये 4 देखो, 4 कितने इंडेक्स पे है? 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पे है 4। इसमें कौन से इंडेक्स पे है? इसमें थर्ड इंडेक्स पे क्या है? इसमें थर्ड इंडेक्स पे क्या है? 6 है, ठीक है। तो 4 प्लस 6 होना है, ठीक है, क्योंकि हमने एडिशन डाला यहाँ पे, तो 4 प्लस 6 क्या होता है? 10 होता है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब इंडेक्स के हिसाब से क्या होता है, आप जो भी ऑपरेशन देते हो वो हर एरे से ले लेता है, उठा लेता है और उसमें परफॉर्म कर देता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर सपोज कीजिए यहाँ पर 5 एलिमेंट है और सपोज कीजिए यहाँ पर 6 एलिमेंट है, ठीक है, बी वाले में 6 एलिमेंट है, तो क्या कुछ रिजल्ट आएगा या फिर कोई एरर थ्रो करेगा? जैसे मैं यहाँ पर रन करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ बोल रहा है मेरे को कि यहाँ पर जो शेप है, इसका जो शेप है वो 5,1 है, 0 नल है, और इसका जो शेप है वो 6, नल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? एक शेप मिसमैच हो गया। अगर ये करने की कोशिश करेगा तो इसके साथ इसको ऑपरेशन करके 6 बनाएगा, इसको 9 बनाएगा, 11 बनाएगा, 10 बनाएगा, यहाँ पर ये 8 प्लस 5 13 बनाएगा, लेकिन इसके साथ क्या? इसके लिए तो कोई एक एलिमेंट है ही नहीं यहाँ पर, तो इसलिए ये क्या होगा? इनवैलिड हो जाएगा। तो आप एक बात याद रखना, जब भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो दो एरेस का, तब एक बात याद रखना, इसका जो शेप होना है ना, वो शेप इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर शेप इक्वल नहीं होगा तो फिर ये गलत हो जाएगा। मैं इसी तरह यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता हूँ। क्या मैं एंड वगैरह जैसे बिटवाइज एंड, बिटवाइज और ये सब भी कर सकता हूँ क्या? हाँ, वो भी मैं कर सकता हूँ। लिटरली आप कोई भी ऑपरेशन जो कि इंटीजर या फिर फ्लोटिंग या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में पॉसिबल है, वो सब सारा ही चीज़ें आप कर सकते हो दो एरेस के बीच में, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, इसका जो एलिमेंट होगा और उसका जो एलिमेंट होगा, उसमें उनमें उनमें जो ये सब ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है, जो भी आप ऑपरेटर यहाँ पर देते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ में हम लोग आते हैं। तो अब मैं आपको 2-3 बहुत बेसिक बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। जैसे कि सपोज कीजिए ये वाला एलिमेंट है ना, ये वाला एलिमेंट है, मैं इसको कॉपी करूंगा और कुछ कुछ चेंज कर देते हैं, 22 कर देते हैं, इसको 34 कर देते हैं, इसको 100 कर देते हैं, ठीक है। अब सही है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा एरे है ना, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट मेरे को चाहिए। तो उसके लिए क्या फंक्शन होता है, आप उस एरे का नाम लिख दो पहले, उसके बाद लिख दो मैक्स, और फिर बस आपका हो गया, आपका इसमें मैक्सिमम दे देगा, ठीक है। और मैं दो चीज़ एक साथ दिखाता हूँ आपको। और अगर मेरे को मिनिमम चाहिए तो फिर क्या होगा, ए डॉट मीन होगा, बहुत ही सिंपल है। तो फिर आप देख सकते हो मैक्सिमम क्या आ गया मेरा, 100 आ गया। तो इसमें मैक्सिमम एलिमेंट मतलब जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा वो मेरे को आउटपुट में आएगा। 100, 22, 34, 4 और 5 में कौन सा मैक्सिमम है मेरा? 100 मैक्सिमम है, तो मेरा 100 रिजल्ट में आ गया। और मिनिमम कौन सा है? 4 मिनिमम है, ऑब्वियसली बात है। तो फिर 4 यहाँ पर आ गया ए डॉट मीन करके, ठीक है। तो ये कुछ था हम लोग का बिल्ट इन फंक्शंस और कैसे हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं नंपाई के अंदर, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स के बारे में कि नंपाई में हम लोग मैट्रिक्स के साथ कैसे डील कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है, कलम होता है और रोज होता है, और उसमें नंबर्स हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स के बारे में आपको पहले से भी बहुत काफ़ी सारा आइडिया रहा होगा, ठीक है। हम लोग 8 या फिर 10 में पढ़े होंगे मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है मशीन लर्निंग में भी, इस तरह की चीज़ें में या फिर आप अगर कंप्यूटर हार्डवेयर में भी बात करोगे ना, तो उसमें ऑप्टिमाइजेशन जितना भी होता है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन
ये कोई नया बात नहीं है कि NumPy में हम लोग क्या एक नए तरीके से हम लोग मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे, कुछ भी नहीं है। मैंने आपको यहाँ तक जितना भी पढ़ा है ना, सब कुछ आप समझ सकते हो कि उसी का यूज़ करके हम लोग मैट्रिक्स बना सकते हैं और कोई एक्स्ट्रा फंक्शन का कुछ और यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैट्रिक्स को आप एक याद रखना कि हमेशा कैपिटल लेटर में ही आप उस वेरिएबल का नाम लिखना, ठीक है? तो क्योंकि ये थोड़ा-सा कन्वेंशन की तरह है, इसलिए मैं ये यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई ज़रूरत वैसे है नहीं, पर ये रिकमेंडेड तरीका है, ठीक है? अब मैट्रिक्स कैसे डिफाइन कर सकते हो? बस कुछ नहीं, सपोज़ करो कि आपको एक 2x2 का मैट्रिक्स चाहिए, ठीक है? या फिर 3x2 का मैट्रिक्स चाहिए, तो फिर बस आप उसी तरह से डिफाइन कर दो जिस तरह से आप डिफाइन करते आ रहे हो, ठीक है? बस आपको बस कॉमा का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट रो में मेरे को 1 और 2 चाहिए, तो मैं ऐसे लिख दिया। सेकंड रो में मेरे को सपोज़ कीजिए 3 और 4 चाहिए, तो मैं इस तरह से लिख दूँगा, कॉमा लिख दूँगा। और फोर्थ रो में सपोज़ कीजिए मेरे को 8 और 6 चाहिए, ठीक है? तो मैंने क्या किया, इस तरह से लिख दिया, ठीक है? तो बस मैट्रिक्स इसी तरह से आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो और आपको कुछ ऐसे एक्सप्लिसिटली बोलने की ज़रूरत भी नहीं है कि ये मैट्रिक्स है कि क्या है, ठीक है? अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो आप देख सकते हो मेरे को इस फॉर्म में आ गया, ठीक है? अब यहाँ पर एक जो है मेरा एक कैच है, ठीक है? तो बात ये है कि यहाँ पर जो है मेरा 45 एक सेकंड। अच्छा, मैंने यहाँ पर क्या-क्या गलत, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा 1 2 3 4 और 8 6 ये मेरे रिजल्ट में आ गया, ठीक है? यहाँ पर कैच क्या है कि यहाँ पर कौन सा रो है और कौन सा कॉलम है, तो फिर एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है? आप इस दोनों को भूल जाओ। यहाँ पर ये 2 रो है, ये 3 रो है, 1 2 3 4 8 6 ये 3 रो है और ये 3 कॉलम्स है, ठीक है? ये 2 कॉलम्स है, 1 3 8 ये 2 एक कॉलम है, 2 4 6 ये एक कॉलम है, ठीक है? अगर मैं इसका शेप भी प्रिंट करने की कोशिश करूँगा, डेटा डॉट शेप, तो आप देख सकते हो 3, 2 आ गया। इसका मतलब क्या है, 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। आप कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ तक आप देख सकते हो कि ऐसे कुछ खास बात तो है नहीं मैट्रिक्स में कि यहाँ पर हमने बहुत कुछ अलग सा डिफाइन कर दिया या फिर कुछ अलग सा फंक्शन कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बस उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी सेम ही है। बस आपको मतलब जैसे आपका क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आप इसको रिप्रेजेंट कर देना, बस वही है। नेक्स्ट चीज़, हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है? सपोज कीजिए मेरे पास एक एरे है और इसमें कुछ इस तरह से कुछ वैल्यूज है, जैसे कि 11, 12, 45, 12, 11, ऐसे करके कुछ करके मेरे पास कुछ वैल्यूज है, ठीक है? और काफ़ी सारे यहाँ पर रिपीटेड भी है। तो फिर सपोज कीजिए मेरे को इस एरे में से यूनिक एलिमेंट्स लेना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स यूनिक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 13 2 बार आया है, मेरे को 13 एक बार चाहिए, ठीक है? मैं बेसिकली ये चाहता हूँ कि कौन कौन से एलिमेंट यूनिक है। तो फिर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, यूनिक एलिमेंट्स इक्वल्स टू, मैं क्या कर सकता हूँ, np डॉट यूनिक का जो मेथड होता है वो यूज़ कर सकता हूँ और इसमें मैं जो भी आपका एरे होगा वो आप पास कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर ये मेरा एरे है, उसको आप पास कर दीजिएगा। तो फिर क्या होगा, मेरा जो एक लिस्ट आएगा उसमें क्या होगा, मेरा जितने भी यूनिक एलिमेंट्स है ना वो सब आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 11 12 13 45 47 65 और 78 मेरा यूनिक एलिमेंट्स है। अब यहाँ पर इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है? दूसरा चीज़, सपोज मेरे को क्या चाहिए, सपोज मेरे को चाहिए कि जिस इंडेक्स पे यूनिक एलिमेंट है ना, मेरे को उसका भी वैल्यू चाहिए। तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, यूनिक एलिमेंट्स लिख दिया और सपोज कीजिए इंडाइसेस आपने लिख दिया और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, np डॉट यूनिक, ठीक है? आपको बस पिछले वाले की तरह ही करना है आपको, बस इसमें एक पैरामीटर और पास करना है, रिटर्न इंडेक्स इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है? रिटर्न इंडेक्स इक्वल्स टू ट्रू का मतलब होता है कि आप इसके साथ इंडेक्स भी उसका रिटर्न कर दो, ठीक है? तो अगर मैं इसका प्रिंट यूनिक एलिमेंट्स और इंडाइसेस करूंगा, ठीक है?
तो आप देख सकते हो मेरे पास 2 लिस्ट आ गया। पहला तो इसके लिए है जो कि पहले भी हमने देख लिया, दूसरा है कि इंडाइसेस, मतलब कौन-कौन से इंडाइसेस पे हम लोग का वो यूनिक एलिमेंट है, ठीक है? आप इसको भी क्रॉस चेक कर सकते हो, जैसे कि 11 में मेरा यूनिक एलिमेंट है, ठीक है? ये 12 कहाँ पर है? फर्स्ट में है, ठीक है? 13 कहाँ पर है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 8 में, मतलब 8 पोजीशन में है, ठीक है? ऐसे बता रहा है। अब सपोज कीजिए मेरे पास मेरे को क्या चाहिए, मेरे को यूनिक एलिमेंट्स तो चाहिए और उसके साथ साथ वो यूनिक एलिमेंट कितने बार ऑकर हुआ है हमारे एरे में वो भी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यूनिक एलिमेंट्स कमा ऑकरेंसेस, और इसके बाद क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली पहले की तरह ही करना पड़ेगा, बस यहाँ पर इसमें पैरामीटर क्या पास करना पड़ेगा आपको, रिटर्न काउंट इक्वल्स टू ट्रू, मतलब मेरे को रिटर्न काउंट भी चाहिए, ठीक है? और अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो आप देख सकते हो इसका मतलब क्या हुआ कि 11 मेरा दोनों ही लिस्ट के फॉर्म में आया, ठीक है? तो 11 मेरा यहाँ पर इस एरे में 2 बार है, 12 मेरा इस एरे में 3 बार है, 13 मेरा इस एरे में 3 बार है। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये था 3 बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट सा फंक्शंस जो कि हम यूज़ कर सकते हैं एरे में। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा कि आप ट्रांसपोज का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? मैंने रीशेप तो आपको बता ही दिया था, आप ट्रांसपोज का भी यूज़ कर सकते हो। ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, आप बस बेसिकली रो को कॉलम कर दो और कॉलम को रो कर दो, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूंगा, डेटा को प्रिंट करने की कोशिश करूंगा, तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसका ट्रांसपोज चाहता हूँ, ठीक है? डेटा डॉट, तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसका नाम लिखना पड़ेगा जो भी आपका मतलब एरे है, और बस आप डॉट ट्रांसपोज लगा दो तो उसका ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक है? तो रो बेसिकली रो कॉलम हो जाता है और कॉलम रो हो जाता है। तो देख लेते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 1 और 2 जो मेरा पहले रो था, अब 1 और 2 कॉलम में आ गया, ठीक है? 3 और 4 जो मेरा रो था वो 3 और 4 मेरा कॉलम में आ गया। 8 और 6 जो मेरा रो था वो 8 और 6 मेरा कॉलम में आ गया, ठीक है? तो कुछ इस तरह से हम लोग कर सकते हैं मैट्रिक्स का जो मैनिपुलेशन जो भी है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग रिवर्स का भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसको कॉपी कर दूंगा, ठीक है? आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक एरे है उसको आप रिवर्स फॉर्म में भी ले सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज कीजिए मैं रिवर्स एरे करके मैं एक मतलब एरे बना रहा हूँ, मैं इसको वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है, फ्लिप फंक्शन का यूज करना है। फ्लिप लिखोगे, उसके बाद क्या करना है, जो भी एरे आप रिवर्स करना चाहते हो तो उसको आप फ्लिप के अंदर डाल दो, ठीक है? अब अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो आप देख सकते हो 13 लास्ट में था, अब फर्स्ट में आ गया, 13 लास्ट में था, अब सेकंड लास्ट में आ गया, 47 थर्ड लास्ट में था, अब ये यहाँ पर आ गया, 11 सबसे फास्ट में था, ये लास्ट में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्लिप हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है? अब इसको रिवर्स मत कर देना, ये फ्लिप फंक्शन होता है, ये याद रखना, ठीक है? तो चलिए आने वाले वीडियो में हम लोग मिलते हैं फिर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप लोग numpy का जो एरे है उसको आप सेव करके रख सकते हो और उसको वापस से रीलोड भी कर सकते हो, ठीक है? अब आप पूछोगे कि इसको लोड करना चाहेगा, जैसे कि ये एक एरे है, मैं इसको लोड क्यों करूं या फिर इसको मैं सेव क्यों करूं, ठीक है? जबकि ये बहुत छोटा है, मेरे को क्या जरूरत पड़ रहा है, ठीक है? तो एक्चुअल में बात ये है कि अभी तो बहुत आपका छोटा है लिस्ट, इसलिए आप क्या कर रहे हो, उसमें ज़्यादा आपका ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है सेव करने की या फिर इस तरह से चीज़ों के लिए। लेकिन सपोज कीजिए आप एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, जैसे कि मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, तो उसमें डाटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हमें काफ़ी सारे जो डेटा होता है वो स्टोर करना होता है एक डेटाबेस में, या फिर आपको मतलब कोई भी एक फाइल फॉर्मेट में सेव करना होता है ताकि बाद में हम लोग उसको मतलब वापस से रीलोड कर पाए, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग क्या करना चाहेंगे, हम लोग उस डेटा को सेव करना चाहेंगे। अभी आपके पास ये 14-15 ही डेटा पॉइंट है, इसीलिए आप लोग मे बी उतना इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन जब आपके पास बहुत ही ज़्यादा डेटा पॉइंट हो जाएगा, जैसे कि 1 मिलियन 2 मिलियन ऐसे इस तरह से डेटा पॉइंट हो जाएगा, तो आप चाहोगे कि उस डेटा को पर्टिकुलर फॉर्मेट में सेव करना, ठीक है? तो इस वीडियो में हम लोग वही देखेंगे कि कैसे आप लोग सेव कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, मैं इसी को कॉपी कर लूँगा और हम लोग चलिए सेव करने का टेक्निक देखते हैं।
सेव करने का बहुत ही ज़्यादा सिंपल टेक्निक रहता है, आप बस np डॉट सेव कर लो। np डॉट सेव करके आपको क्या करना है, फाइल का नेम लिखना है कि कौन से फाइल के नाम पे आपको सेव करना है। मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, सेव फाइल कर, ऐसे कुछ लिख दूंगा मैं। और आपको ये भी करना है कि कौन सा वाला आप जो फाइल है वो आप सेव करना चाहते हो, ठीक है। तो सपोज करो मैं ये वाला जो मतलब एरे है उसको मैं सेव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर पास करा दूंगा। जैसे मैंने एंटर किया, आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, मेरा एक फाइल आ गया। अब इसमें आप थोड़ा सा एक ट्रिक देखो, इसमें मैंने कुछ एक्सटेंशन तो डाला नहीं है। यहाँ पर नेम तो मेरा सेम है, सेव्ड फाइल नाम करके ये आ गया, लेकिन यहाँ पर जो एक्सटेंशन आ गया मेरे पास वो क्या है, .npy इस तरह से आ गया। इसका मतलब क्या है, नमपाई जो कि पाइथन का एक लाइब्रेरी है, ठीक है। अब आपको कैसे समझ में आएगा कि ये सेव हुआ है कि नहीं, मेरे को कैसे मतलब मेरे को प्रूफ चाहिए, तो प्रूफ भी है मेरे पास। आप क्या कर सकते हो, इसको लोड कर सकते हो, मतलब जैसे सेव हो गया उसके बाद अब कभी भी आप वापस आप इसको लोड भी कर सकते हो। कैसे लोड कर सकते हैं, तो उसका भी बहुत सिंपल सा तरीका होता है। बी इक्वल्स टू क्या कर सकते हो आप, np डॉट लोड, और लोड किस फॉर्मेट में हो रहा है, ठीक है। लोड किस फॉर्मेट में हो रहा है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि इस वाले पार्ट में क्या होता है, आप बस सिंपल लोड का यूज कर सकते हो। आने वाले मतलब टाइम पे मैं ये भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे CSV में सेव करना है और उसको कैसे लोड कर सकते हो, ठीक है। तो np डॉट लोड लिखना है आपको, और इस बार क्या करना है आपको, सेव्ड फाइल का जो नाम है ना वो पूरा लिखना है, जैसे कि .inpy ये पूरा आपको लिखना है, ठीक है। और अब अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूंगा ना, कुछ और आर्गुमेंट पास करने की जरूरत ही नहीं है। तो बी के पास मेरा ये वैल्यू आ गया। अब बी के पास मेरा कैसे वैल्यू आया, वो सेव मैंने किया था वही वैल्यू आया, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है वो सपोज कीजिए मेरे को CSV फाइल में स्टोर करना है, ठीक है। यही वाला मैं उठा लूंगा और मैं क्या करूंगा, इस बार मैं CSV फाइल में फॉर्मेट में मैं इसको सेव करूंगा। तो आपको क्या क्या करना है, तो सेव ऐसे करना है आपको, सेव txt करके लिखना है। और इस बार आपको क्या करना है, उस फाइल के एक्सटेंशन भी देना है, जैसे कि सेव न्यू फाइल डॉट CSV करके मैं दूंगा। और मैं क्या करूंगा, कौन सा वाला जो numpy का जो एरे है वो मेरे को मतलब सेव करना है, वो मेरे को पास करना पड़ेगा। जैसे कि मैं इसको सेव करूंगा, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर दिया, और अब मैं क्या करूंगा, इसको रन करूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा CSV फाइल आ गया। तो मेरे को कुछ इस फॉर्मेट में आ रहा है। तो आप बोलोगे कि वो तो कुछ अलग था, ये कुछ अलग है, ये क्या है, मतलब उसमें मैंने 13 लिखा था, ये कुछ क्या आ गया। तो एक्चुअल में ये 13 ही है। ये 13 ये मतलब numpy का जो है वो इंटीजर 64 में स्टोर करता है, तो इसीलिए वो इंटीजर 64 के फॉर्मेट में स्टोर किया यहाँ पर। ये क्या है बेसिकली 1.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 है। तो 1.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 का मतलब क्या होता है, 13 ही हो गया ना। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अगर मैं इसको लोड भी करूंगा ना, जैसे कि मैं सी में अब इसको लोड करूंगा। अब क्या होगा, जैसे क्योंकि मैं CSV फाइल को लोड कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को क्या पास करना पड़ेगा, लोड txt पास मतलब फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। और अब मेरे को जो भी फाइल मैं रीड कर रहा हूँ उसका नाम लिखना पड़ेगा। और अगर मैं अब प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो आप देख सकते हो मेरा वही वापस से रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होता है, हम कैसे फाइल लोड और अनलोड कर सकते हैं numpy के एरेज में, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप लोग numpy एरेज का यूज कर सकते हो मैटप्लॉटलिब में। अब मैं बहुत ही बेसिक से एक एग्जांपल आपको दिखाऊंगा कि कैसे यूज कर सकते हो। बेसिकली मेरा पॉइंट ये रहेगा कि आप लोग numpy एरेज का यूज कर सकते हो दूसरे लाइब्रेरीज में, जैसे कि पांडास हो गया या फिर मैटप्लॉटलिब हो गया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या किया, मैटप्लॉटलिब को मैं पहले इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, numpy एरेज का यूज़ करूँगा एक डमी सा कोई एरे बनाने के लिए। 0 100 और क्या करूँगा मैं 0 to एक काम करता है 100 ले लेता है, और यहाँ पर 10 ले लेता है, ठीक है। नहीं, यहाँ पर भी एक काम करता है 100 ही ले लेते हैं। 100 एलिमेंट चाहिए मेरे को 1 से 10 तक, ठीक है। 1 से 10 तक 100 एलिमेंट चाहिए। और y इक्वल्स टू क्या करेंगे हम, x टू द पावर 2। अब इसका क्या रिजल्ट आएगा वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैंने आपको डिटेल में कवर किया है पिछले सेक्शंस में।
आपको बस समझने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो रहा है इसमें, क्योंकि ये दूसरा लाइब्रेरी है, उसके बारे में भी हम लोग दूसरे वीडियोज़ में डिटेल में कवर करेंगे। टाइटल लिख देते हैं कि लाइन प्लॉट और plt डॉट x लेवल कर देते हैं हम लोग, ठीक है, x वैल्यूज़ और plt डॉट y लेवल में y वैल्यूज़ और plt डॉट, ठीक है। जैसे मैंने एंटर किया आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर एक रिजल्ट आ गया, ये ग्राफ आ गया। तो कुछ इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, numpy अरेज का यूज़ कर सकते हो दूसरे मतलब लाइब्रेरीज में, और एक काफ़ी ज़्यादा एक एफिशिएंट तरीका होता है रिप्रेजेंट करने के लिए, और इसीलिए दूसरे डेटा टाइप दूसरे लाइब्रेरीज जैसे मैटप्लॉटलिब या फिर पांडास हो गया, वो numpy का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप इस सीरीज़ को आप लोगों को मतलब बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोगों को बहुत काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो फिर लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर देना इस चैनल को। थैंक यू।